Srirag from Thrissur, Kerala. Yeah. And of course, Advocate Mridula from Bangalore. जो आइडियल थे उनको मीडिया और आर्ट्स, कला क्षेत्र और जो हमारे माध्यम हैं, इनके सहारे हम इनको कैसा बढ़ावा दे सकते हैं बुद्धिस्ट आइडियल्स को और फिल्मों को, इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पे ये पैनल एक साथ लाए हैं। और सबसे पहले मैं धम्म सरोजा जी को इनवाइट करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू इनवाइट धम्म सरोजा जी, who works at Photosynthesis Media, and they're from I suppose Thailand. And they work as a documentary film director and producer. वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और एक प्रोड्यूसर हैं। उनका मोस्टली जो फोकस है वो सोशल इश्यूज पे है, सोशल डेवलपमेंट्स पे है और वुमेन और यूथ एम्पावरमेंट पे है। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं और जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन इन वुमन के लिए है उन पे भी उनका काफ़ी काम रह चुका है। 2012 से 2019 तक उन्होंने कई सारी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज भी प्रोड्यूस की है। इंटरनेशनल एनजीओज और गवर्नमेंट के साथ उन्होंने काम किया है और वो अभी करंटली 2 प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं जो मोस्टली एनिमेशन और चिल्ड्रंस बुक पे हैं और जैसे 4 जनरेशंस स्त्रियों के 4 जनरेशंस पे जो एनवायरमेंटल एक्टिविटीज में जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है साउथ थाईलैंड में, उनके उस पर भी वो काम कर रहे हैं। So I would like to ask Dhamma Saroja ji to take over and present. Issues. So I'm here later than planned, and I did actually pack formal clothing for this occasion. So yeah, please excuse me. Sorry. Oh yes, please. Thank you. उन्होंने बोला कि एक तो वो क्षमा चाहते हैं कि उन्होंने फॉर्मल कपड़े नहीं पहने क्योंकि वो दूसरे देश से आए हैं और उनका वीज़ा का इशू हुआ था बहुत सारा और उन्होंने लगेज वैसे पैक नहीं किया है, तो उसके लिए वो क्षमा मांग रहे हैं। I think I'll give a brief idea of Buddhism in the Thai media. Instead of using Buddhism as a tool to reach equality, somehow, it's culturally and historically, Buddhism has been used by the ruling class in Thailand as a tool to rule for a long time and up until now. And so the media, although the current mainstream media still portray Buddhism as like being a little too beautifully holy and in a propagandizing kind of way. तो वो बोल रही थी कि थाईलैंड में बाकी जगहों से अलग बुद्धिज़्म का इंटरप्रिटेशन है। वहाँ पे जैसे एकता और ज्ञान के लिए ज्ञान से ज़्यादा बुद्धिज़्म वहाँ पे राष्ट्र के रूलिंग में, मतलब जो वहाँ के रूलिंग क्लास है वो बुद्धिज़्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोगों में कंट्रोल बनाए रखें एक तरह से। The last one, could you repeat what you said? So in the current media, we still, Buddhism is still used as like a propaganda tool और for ruling class. थाईलैंड के मीडिया में बुद्धिज़्म को एक प्रोपेगेंडा के टूल की तरह यूज किया जाता है करके बोल रही है। For the people's perception,
So the well, 96% of Thai population is call themselves Buddhists, but in practice we aren't really so. We also adopted a lot of Hinduist idea. In most of the temples in Thailand, we have statues of Hindu gods, and it's a mixed culture between. If in terms of belief, Thai culture is a mixed culture between animism, Hinduism, and Buddhism. Go back to the result of the media putting Buddhism as being very beautifully propagandized. So Thai people tend to see Buddhism as being too holy, and they put all the teachings on the shelf just to worship, and they don't practice because they think it's too hard, but they still call themselves Buddhists. तो ये बोल रही हैं कि थाईलैंड में 90% से ज़्यादा लोग बुद्धिस्ट हैं, किंतु वो सही तरह से बुद्धिस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू और वैदिक इन्फ्लुएंसेस हैं उनके प्रैक्टिस में, और वहाँ के हिंदू आइडियल्स वहाँ के मंदिरों में भी दिखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हैं या मूर्तियाँ बनी हैं। इसलिए वो बोल रही हैं कि थाई कल्चर जो है बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म और एनिमिज़्म, जिसमें जीव जंतुओं की पूजा जानवरों की पूजा की जाती है, एनिमिज़्म, इन तीनों का मिश्रण थाईलैंड में बुद्धिज़्म के थ्रू देखा जाता है, और इसे मीडिया के थ्रू बहुत एक सुंदर तरह से दिखाया जाता है, बट असल सच ये है कि ये पूरी तरह से वैसे प्योर बुद्धिज़्म नहीं है। Around the COVID time, for like 3 years, the political situation was very intense. People have been more courageous to call out for several issues, and there were a lot of protests going on. And during the time, I have noticed, and this is my personal observation, that younger people, I mean Gen Z and Alpha, tend to, Thai only, right? See Buddhism as being the extreme right movement, and they start to express in ways that are against Buddhism, but at the same time, because some monks came out to protest along with the young people, they would view these young monks as being cool. So there are two sides to the story. During the yes, and young monks. तो ये बोल रही हैं कि कोविड के टाइम में थाईलैंड में बहुत इंटेंस, मतलब काफ़ी भारी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, और उसी टाइम पे लोग वहाँ पे प्रश्न पूछने लगे और प्रोटेस्ट करने लगे उसी वजह से। उनका पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये भी है कि बहुत सारे जो
यूथ है, जो जवान लोग हैं थाईलैंड में, वो बुद्धिज़्म को अपने उन प्रिंसिपल से नहीं देखते हैं, बट काफ़ी राइट विंग टेंडेंसी से देखते हैं। जैसे आप हिंदुत्व को देखते हो इंडिया में, उस लेवल पे बुद्धिज़्म आ गया है वहाँ पे थाईलैंड में, वही बोलने की कोशिश कर रही थी। और एक्सट्रीम राइट विंग व्यूज़ एक्सप्रेस करते हैं बहुत सारे यंगस्टर्स वहाँ पे, और बहुत ये उनके हिसाब से एंटी बुद्धिस्ट व्यूज़ भी हैं वहाँ पे, जिसे बुद्धिज़्म के नाम पे बोला जा रहा है वहाँ पे। वहाँ पे कुछ मंक्स, कुछ भिक्खु भी हैं जो इन पर देर आर ऑल्सो जो जवान हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ कुछ भिक्खु भी हैं। और वो जो थोड़े लोग हैं जो प्रोग्रेसिव बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं और बुद्धिज़्म के बारे में सही से बोल रहे हैं, वो वहाँ पे थोड़े उन्हें माना जाता है कि ये थोड़े इंटेलेक्चुअल या कूल टाइप के लोग हैं। In late 2021, there were two monks who were already famous for their preaching online, and they were funny, so they had quite a group of fans already before 2021. But then somehow in 2021, late in 2021, like because of COVID and already like what was it called? You closed down the city, curfew, lockdown, yeah, sorry. Already a few lockdown happened, and people live their lives through social media and internet mostly. Somehow these two became like more popular than before, and they put on live shows together, just from their monastery. And because they were so funny, they gained a lot of young followers in no time, in like a week, and this went on for some months. Somehow the Thai Monks Association wasn't approved of this. They saw it as they saw what these two funny monks did as being inappropriate, and these two monks gave the image of being too casual with people, joking too much, making monks in general look improper in their views. And somehow they use like politics in the monk system to drive them out of monkhood. In only like half a year after this phenomenon. तो 2021 का उदाहरण दे रही हैं, जब दो भिक्खु, क्योंकि उस टाइम पे पैंडेमिक की वजह से बहुत लोग ऑनलाइन ही थे, स्पेशली यूथ और जो जवान लोग हैं वो ऑनलाइन रहते थे। ये दो भिक्खु वहाँ पे काफ़ी ऑनलाइन में वो क्या बोलते हैं बात रखने लगे अपनी और बुद्धिज़्म के बारे में, और उनके बारे में ये स्पेशल फीचर था कि वो काफ़ी हंसी मजाक से समझाते थे जो बुद्धिज़्म के टीचिंग्स थे, और ये काफ़ी महीनों तक चलता रहा और वो काफ़ी पॉपुलर भी हो गए जवान बच्चों के साथ। और फिर वहाँ पे भिक्खु संघ काफ़ी इससे नाराज़ था और उन्होंने इसके बारे में ये बोला कि ये काफ़ी गलत कर रहे हैं, अमर्यादा की काम कर रहे हैं और भिक्खुओं की मर्यादा को कम कर रहे हैं, ऐसे मजाकी बात करके ऑनलाइन, और बहुत कैजुअल तरह से हंसी मजाक कर रहे थे। और उनको लगा कि इसकी वजह से बाकी भिक्खुओं का भी इमेज खराब हो रहा था। और कुछ महीनों बाद पॉलिटिकल प्रेशर से और भिक्खु संघ के प्रेशर से इन दोनों भिक्खुओं को अपना
रोल छोड़ना पड़ा और दे Yes, they gave up the rope because the Taiwan Association used their power to trouble their upachaya. So the two willingly disrobed so that their upachaya would be free of trouble. तो उनको ज़बरदस्ती अपना जीवन छोड़ना पड़ा इसी बहाने से कि इसकी वजह से बाकी भिक्षुओं को प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप छोड़ दो, और काफ़ी उन पर पॉलिटिकल प्रेशर लगा के छुड़वाया गया ज़बरदस्ती। Personally, in my view, one of the monks really did wrong in by being like a products presenter, but like during their preaching life, like he was like selling products for people, but he claimed that it wasn't for profit, but we don't really know. But the other one, he didn't do anything wrong, he just laughed a lot. And he just didn't look appropriate for that. It was an accusation too, yes. तो जैसे इन भिक्षुओं पे प्रेशर लगा गया था, एक भिक्षु पे उन्होंने ये एक्यूजेशन लगा दिया कि वो कोई बिजनेस का काम कर रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ताकि उनका नाम खराब किया जाए, और दूसरे भिक्षु जो मजाक करते थे उनके लिए बस यही दिखा दिया कि ये सीरियस नहीं है, बस मजाकी है। तो ऐसा उनके अगेंस्ट एक कहानी तैयार की गई उनको निकालने के लिए। It was a pity because their show gained a lot of young people who were never interested in Buddhism to listen and understand more. And these two, they are really good at preaching. They can digest a hard subject into something very simple for even someone who has no knowledge in Buddhism before can understand. तो ये भी ये कह रही है, इनका पर्सनल व्यू है इस घटना से जो अभी तक बोल रहे थे, दो भिक्षुओं के साथ जो हुआ ये काफ़ी ख़राब हुआ, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे जो जवान पहले जो जिनमें इंटरेस्ट नहीं था बुद्धिज़्म में, इनकी वजह से वो बुद्धिज़्म में इंटरेस्ट लेने लग गए थे। पर अब इनके साथ जो हुआ उसकी वजह से ये काम भी रुक गया, क्योंकि ये जिस तरह से समझाते थे, काफ़ी सिंपल तरह से समझाते थे, ताकि जो नए हैं इस सीख में उनको भी समझ में आ जाए और उन्हें एक अट्रैक्शन भी रहे, एक इंटरेस्ट भी बना रहे, उस तरह से कर रहे हैं। They gained like millions of followers, and it's huge for Thailand because we're quite a small country. We only have like 70 million population. उनके वो बोल रही हैं, इन दो भिक्षुओं ने बहुत अलग चीज़ किया था जिससे लाखों लोग, स्पेशली जवान लोग इनको फॉलो करने लग गए थे। ऐसा चीज़ थाईलैंड में कभी हुआ नहीं है कि इतना बड़ा उनका इतने लाखों लोग एक चीज़ को फॉलो करने लग गए थे। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा था जो रुक गया। And now, since after COVID, podcasts have become more popular in Thailand, and it's been quite a good sign that some of the famous podcasters have been covering Buddhism, and young people start to follow them. But problem is the propaganda media is still there. तो ये बोल रही है, पर इस घटना के बाद अभी पॉडकास्ट का भी ज़माना है, लोग काफ़ी सारी सीख पॉडकास्ट से लेते हैं, और इस एरिया में थाईलैंड में काफ़ी सारे पॉडकास्टर निकले हैं जो इन बातों को उठा रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा चीज़ है इनके हिसाब से कि बुद्धिज़्म के बारे में बातें स्प्रेड हो रही हैं।
और लोग इन टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ से थाईलैंड का जो मीडिया है, जो उन्होंने बोला, जो काफ़ी राइट विंग मीडिया है, काफ़ी प्रोपेगेंडा करता है, वो इस चीज़ को आगे बढ़ने से रोक रहा है अपने काम से। So in conclusion, I think the two like media people in Thailand have to think more of if we want Buddhism to be really understood and practiced. First, how to make it reachable for people, for everyone. Second, to make people being less prejudiced on Buddhism being the extreme right, and also how to decrease the power of the Thai Monk Association. Yes. तो ये कह रही हैं, आखिर में ये बोलना चाहेंगी कि लोगों को मीडिया में सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे अलग अलग तरीकों से लोगों तक कैसे पहुँचे। इस पे काफ़ी सोच विचार करने की ज़रूरत है, और ये भी ज़रूरत है कि मीडिया में ये काम हो जाए जहाँ पे वो एक तरफा बात, जो प्रोपेगेंडा है जैसी बात जहाँ होती है, उसका भी कुछ उपाय निकाला जाए। और उसका उपाय उन्होंने नहीं बताया, पर ये भी बोला है कि उनको कम ऐसे जैसे लोगों के आगे जो प्रेजुडिस और राइट विंग जो थॉट है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं आना चाहिए, और लोगों को अपना क्या बोलते हैं, सॉरी आपको हिंदी मेरा थोड़ा चेंज हो रहा है, बट ये मतलब कम पड़ रहा है। बोल रहे हैं कि प्रेजुडिस कम होना चाहिए। प्रेजुडिस को मैं हिंदी में मुझे शब्द नहीं पता, पूर्वग्रह, तो भेदभाव कम करना चाहिए, वही बोल रहे हैं। Sorry. There's one more point. There are many misconceptions of Buddhism in Thailand, and that's another one that Thai media maker must do the homework on. और ये बोल रही हैं कि थाईलैंड मीडिया को बुद्धिज्म के बारे में काफ़ी सारी जानकारी, वहाँ पे गलत जानकारियाँ दी जाती हैं लोगों को, तो मीडिया को वहाँ पे कुछ करना चाहिए ताकि सच बाहर निकले, और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन जो बुद्धिज्म के बारे में है, जो उल्टे पुल्टे इंटरप्रिटेशन लोगों में बांटी जा रही हैं, इसे वो क्लैरिफाई करें और सही और सच बातों को बाहर निकाला जाए। Thank you very much. That's a summarize of how I see the Thai media portraying Buddhism. Thank you. तो इनके लिए यही काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं थाई मीडिया के बारे में। Thank you so much, Dhamma Sarojari. Let's all applaud their experiences and the perspective that they have brought here. उनके जो भी अनुभव है, उन्होंने जो भी अभी हमें उनकी कथाएं सुनाई हैं, वो सचमुच बहुत ही विचार प्रवर्तक है, और उस पर हम सबने आगे भी और सोचना चाहिए। Thank you so much, Sarojari, for all your thought-provoking experiences that you shared here, and we must continue to reflect on it. Next, I would like to invite Bhante Nimal Mehta ji. They are North India's first editor and first media personnel from भिक्खुनी संघ। वो उत्तर भारत की प्रथम उप संपादित एवं प्रशिक्षित भिक्खुनी है। भंते निमल मेहता जी ने 2013 में पपचा ली थी पहली बार बोधगया में, और वो MA BEd एजुकेटेड है, और अभी वो पाली में भी MA कर रहे हैं। उन्होंने उपसंपदा अभी
2021 में उन्होंने उपसंपद डाली है नागपुर में। बढ़ते हमें आगे सिमिलर टॉपिक पे जो मीडिया और आर्ट्स है, जो डॉक्यूमेंटेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है भिक्खुनी संघ के लिए, उसके बारे में हमें जानकारी देंगे और मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं भंते को ये विनती करना चाहूँगा कि वो अपना पूरा भाषण दे। थैंक यू आपका। सभी महामानवों को 3 बार वंदन करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। यहाँ बात मीडिया और भिक्खुनी संघ को लेकर के हो रही है। तो मीडिया जो काम करती है, एज ए रिपोर्टिंग का काम करती है। उसकी जो मीडिया रिपोर्टिंग करके समाज में प्रचार प्रसार का काम करती है। लेकिन जब हम भिक्खुनी संघ की ओर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले हम प्राचीन काल में जो भिक्खुनी संघ का निर्माण हुआ, वो कैसे हुआ, कब और किन के संघर्षों से हुआ, इसकी जानकारी के लिए जब हम साहित्यों को देखते हैं तो ना के बराबर ही हमें जानकारियाँ मिलती हैं। और भारत में जैसे हम ज़्यादातर हिंदी जानते हैं, तो जो अनुवादित हिंदी में साहित्य है उसमें तो अगर कुछ जानकारियाँ है भी तो वो भी नहीं है, यानी उसको भी हटा दिया गया है। तो हमारे जो पूर्व साहित्य हैं वो भी मीडिया का काम, रिपोर्टिंग का काम एक नकारात्मक तौर से है, मिलता ही नहीं है, बहुत कम ही मिलता है। जब भिक्खुनी संघ के निर्माण की बात आती है तो वहाँ कहीं भी महाप्रजापति गौतमी ने किस तरह से संघर्ष किया, कैसे किया, क्या किया, उसकी कोई जानकारी नहीं है। केवल एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस है कि भिक्खु आनंद के कारण भिक्खुनी संघ का निर्माण हुआ। भिक्खु आनंद अगर आगे नहीं आते या बुद्धा से उनका वार्तालाप नहीं होता तो भिक्खुनी संघ का निर्माण नहीं हुआ। नहीं, जो महाप्रजापति गौतमी ने संघर्ष किया, कैसे उन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया, इकट्ठा किया, कैसे वो कपिलवस्तु से चलकर वैशाली तक पहुंची, मतलब इसकी कोई ज़्यादा खास जानकारी नहीं है। जब हम तो 2500 साल पहले, अब तो काफ़ी कुछ जान चुके हैं कि किस तरह से भिक्खुनी संघ का निर्माण हुआ। तो मीडिया का काम है कि जो भी घटना हो रही है उसका लोगों तक बात पहुंचनी चाहिए, प्रचार होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रसार फैले। तो हमारे साहित्य भी यहाँ हमें उदासीन दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि 2500 वर्षों के बाद फिर संपूर्ण विश्व में भिक्खुनी बनने का संघर्ष शुरू हुआ। तो जैसे भिक्खुनी बनने की शुरुआत हुई, संघर्ष हम जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा विरोध में अगर हम देखते हैं तो थेरवादा आता है। महिलाओं ने कोशिश की, लेकिन ज़्यादातर ये कहा गया कि भिक्खुनियाँ ही नहीं है। भिक्खुनियाँ थी लेकिन उनका प्रचार नहीं हुआ है। तो एक बौद्ध महिला का अंतर्राष्ट्रीय संगठन शाक्यतीता इंटरनेशनल संस्था के प्रयासों के माध्यम से थेरवाद भिक्खुनी संघ का 1996 में पुनः जीवित किया गया। उसमें कोरियाई सिंह के जोगी ऑर्डर के भिक्खुओं और भिक्खुनियों की सहायता से 11 श्रीलंकाई भिक्खुनियों का सारनाथ भारत में पूर्व
यानी कि पूर्ण तरह से उपसंपदा प्राप्त हुई, जिनमें सबसे पहले डॉक्टर कुसुमा का नाम आता है। इसी तरह 1998 में एक अंतर्राष्ट्रीय भिक्खुनी उपसंपदा का कार्यक्रम सफल हुआ, जिस 2000 भिक्खुनियों में 2000 सामनेरियों में से 29 सामनेरियां अपने भारत की थी। तो इस तरह से 1998 में उन 29 भारतीय सामनेरियों ने उपसंपदा लेकर आधुनिक भारत में फिर से भिक्खुनी संघ का निर्माण किया, जिसमें हम प्रथम भिक्खुनी के तौर पर हम जानते हैं भिक्खुनी विशाखा महाथेरी। लेकिन उसका वहाँ भी मीडिया शांत रहा या विरोधी में रहा, और जब ये अपनी 29 सामनेरियां भिक्खुनियाँ हुई तो सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ महाराष्ट्र का भिक्खु संघ के द्वारा हुआ कि भिक्खुनियाँ हो ही नहीं सकती है। तो मीडिया वहाँ भी हम शांत देखते हैं। एक जब भिक्खुनी या स्त्री की बात आती है तो हम देख रहे हैं कि हर स्थान पर अगर कोई ऐतिहासिक घटना हो रही है तो वहाँ हम मीडिया की तरफ से देखें कोई नीरस है, कुछ जानकारी नहीं है। इसीलिए कुछ सालों तक, अब देखिए 1998 में उनकी उपसंपदा हुई, लेकिन हम देखते हैं कि 2007-08 तक कोई ये नहीं जानता था कि आधुनिक भारत की पहली भिक्खुनी विशाखा भिक्खुनी है। अगर इस तरह का प्रचार होता तो जब मैंने जीवन लिया 2013 में, तो मेरी स्वयं की ये खोज थी कि कहाँ भिक्खुनी संघ है या कहाँ भिक्खुनियाँ हैं। मुझे थोड़ा थोड़ा ये पता चला कि नागपुर में कुछ भिक्खुनियाँ हैं या फिर श्रीलंका में ही जाना होगा। तो मुझे खबर नहीं थी कि कौन भिक्खुनी है कौन नहीं है। अब अगर वहाँ मीडिया के द्वारा अगर प्रचार प्रसार होता तो जैसे ही मैंने बोध गया में जीवन लिया तो मुझे पता चलता कि हमारे भारत की जो भिक्खुनियाँ हैं या इस तरह से विशाखा जी हैं या और अन्य भिक्खुनियाँ हैं जिन्होंने 1998 में 29 सामनेरियां भिक्खुनियाँ बनी थी, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली है। इसी तरह से और भी तमाम महिलाएं या लड़कियां जब इस ओर आती हैं तो उनको ना तो इतिहास में कोई खास जानकारी मिलती है कि भिक्खुनियों का काम कैसा है, उनका संघ क्या है, उनका अस्तित्व क्या है। और जब समाज लड़कियों को भेजना चाहता है तो वो यही सोचता है कि जब ऐसे महिला जीवनधारी है ही तो हम कहाँ भेजें। यानी एक ना के बराबर प्रचार हुआ। तरह से हम देखते हैं कि बाबा साहब लोगों की बात लोग पहुंचाने के लिए एक पेपर निकाला था मूक नायक तो भिक्खुनी संघ के अस्तित्व को भी बताने के लिए, प्रसार करने के लिए एक मूक नायक की आवश्यकता थी। लेकिन ऐसा कोई मूक नायक बना नहीं। लेकिन इसी बीच में सन 2006 में भंते सुनीति जी ने जीवन लिया और सभी की तरह उनकी भी यही खोज रही कि कितनी भिक्खुनियाँ हैं या कहाँ भिक्खुनी संघ है। उन्होंने 1-2 साल तक खोज किया, भिक्खुनियाँ तो मिली उनको, लेकिन बिखराव मिला। इधर उधर अपने अपने हिसाब से व्यक्तिगत तौर से रह करके काम कर रही हैं या फिर अपना एक तरह से जीवन काट रही हैं। या ये कह सकते हैं कि भिक्खुओं के डर के कारण, हो सकता है मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए, उनकी चापलूसियाँ करती हुई नजर आई। पता चलता था कि वो इतने डरते हैं कि अपनी
तौर से नहीं बोल पाती थी और नहीं काम कर पाती थी, इसलिए उन्हें खराब बना हुआ था डर के कारण। लेकिन धीरे धीरे भंते सुनीति और भंते विजय मैत्री जी भिक्खुनी की तरफ से एक मूक नायक बने। भंते सुनीति जी के प्रचार प्रसार के माध्यम से और भंते विजय मैत्री के सोशल मीडिया पे थोड़ा वीडियो फोटो शूट करके जो आगे सोशल मीडिया पे डालते थे, उससे थोड़ा थोड़ा जानकारी लोगों में जाने लगी कि कुछ भिक्खुनियाँ हैं या भिक्खुनी संघ तो उस समय तक नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ भिक्खुनियों की जानकारी होने लगी। मैं आपको एक और ऐसी ऐतिहासिक घटना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि किस तरह से भिक्खुनी संघ का काम पर मीडिया बिल्कुल एकदम नीरस रही। एक ऐतिहासिक घटना है, एक भिक्खुनी चंद्रशिला अकोला में अपना विहार कर रही थी वहाँ, तो उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ये कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे पार्थिव शरीर को कोई भी पुरुष हाथ नहीं लगाएगा। ये बात भिक्खुनियों में पहुंची, लेकिन उसी समय पर, ये 2010 की बात है, भंते सुनीति जी के द्वारा आयोजित सामनेरी शिविर हो रहा था। उसमें लगभग 18 भिक्खुनियाँ, 18 सामनेरियाँ और 18 अनागारी थी उस शिविर में। तो जैसी उनकी मृत्यु हुई भिक्खुनी चंद्रशिला जी की, और उनको भी जानकारी मिली कि ऐसे एक भिक्खुनी की मृत्यु हुई है और उन्होंने ऐसा बोला था, तो वहाँ वो पूरे अपने संघ के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, और भी अन्य भिक्खुनियाँ वहाँ पहुँची और उन्होंने उनका पूरी तरह से जो भी मरने के बाद जितनी भी जो क्रिया वगैरह होती हैं वो सब काम उन्होंने किया। उनको नहलाना धुलाना, अपने कंधे पे उठा कर उनकी अर्थी ले जाना, उनको अग्नि देना, ये सब काम भिक्खुनियों ने किया। ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी कि भिक्खुनियों के द्वारा इस तरह से कार्य हुआ, लेकिन शायद कोई इस बात को जानता हो जो, या फिर जो उस कार्यक्रम में उपस्थित होगा वो जानते होंगे या आसपास के लोग जाने हों। मुझे तो सुनने को मिला नहीं था ऐसा, क्योंकि कमी किसकी हुई? मीडिया की हुई। मीडिया हमेशा भिक्खुनी के कार्य में इसी तरह से नीरस रहा, तो बिल्कुल भी कुछ भी प्रचार प्रसार नहीं हुआ कि भिक्खुनी संघ की ओर से या भिक्खुनियों के द्वारा एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया गया। एक दूसरी घटना, ये तो मैं एक तो घटना ही बता रही हूँ, अभी तक जितना भी चाहे किसी तरह से भी कार्य रहा हो, मीडिया एकदम नीरस ही रही है। अगर उनको बुला भी दिया जाता है, मैंने पिछले साल ही अपना भिक्खुनी संगड़े नागपुर में मनाया गया था दीक्षा भूमि पर, तो वहाँ पर हमने बुलाया था, तो हमने देखा कि जब उसका उद्घाटन होता है उस समय तक मीडिया वहाँ नहीं पहुँची, और जो शुरुआत में बहुत इम्पोर्टेंट उद्घाटन में बात होती है, तो वो उद्घाटन सेशन ही पूरा निकल गया था, तब वहाँ कुछ मीडिया पहुँची। अगर आने के बाद वो कुछ मान लीजिए शूट भी कर ले, फोटो भी कर ले, तो पता नहीं वो कहाँ डाल देते हैं, यानी ना वो किसी पेपर में खबर देते हैं ना टीवी में देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ अभी तक पूरी तरह से भिक्खुनी संघ के लिए या भिक्खुनियों के लिए मीडिया तो एकदम नीरसी है, नीलर दिखाते ऐसे हैं कि हम आपके साथ हैं। एक दूसरी घटना ऐसी 2013 की, भंते सुनीति जी पवित्रित हुए 7 साल हो गए थे, तो उनकी उपसंपदा का कार्यक्रम था। उससे पहले जो प्रशिक्षण में खासकर मीडिया को बुलाया गया था, क्योंकि उसमें कई विदेशी भिक्खुनियाँ भी आई थी प्रशिक्षित करने के लिए, लेकिन नहीं आए पर कब आए? उसमें एक भिक्खु सत्यपाल दिल्ली विश्वविद्यालय के पदाधिकारी थे शायद, वो थोड़ी देर पढ़ाने के लिए आए, 10-15
प्रसारित किया जा रहा है और करते आ रहे हैं। हम अगर देखते हैं कि अपने साहित्य विनय पिटक को ही देखें या किसी को भी देखें तो उसमें अधिकांश से भिक्खु संघ के लिए लिखा है, या मीडिया के द्वारा जब हम देखते हैं तो भिक्खु या भिक्खु संघ के लिए ही बोला जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, चाहे वो जिस तरह से भी कार्य कर रहे हों। तो उसमें बस उतना ही रिकॉर्ड किया जो भिक्खु सत्यपाल जी ने वहाँ पढ़ा है, लेकिन जो वहाँ की विदेशी भिक्खुनियाँ भी आई थी उनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ तक कि उनसे ये कहा गया कि भाई चलो एक भोजन चालिका का हमारे इसमें प्रक्रिया होती है कि और नहीं तो कम से कम एक भोजन चालिका ही का आप रिकॉर्ड कर लें और लोगों को बताएं कि किस तरह से हम लोगों से संपर्क करने के लिए भोजन चालिका का ये कार्य किया जाता है, लेकिन वहाँ भी मीडिया नहीं पहुँची। तो इस तरह से हर कोई, या एक ऐसा बोले कि पुरुषवादी सोच चाहे वो किसी भी भेष में हो तो वो कहीं ना कहीं दबाने का काम ही करता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन धीरे धीरे अभी मोबाइल के जरिए एक सोशल मीडिया ऐसा साधन आया कि भिक्खुनियों ने इसकी जिम्मेदारी भी स्वयं ही ले ली। जैसे मैंने अभी बताया कि भिक्खुनी विजय मैत्री जी फोटो वीडियो थोड़ा थोड़ा शूट करके आगे सोशल मीडिया के माध्यम से आगे फॉरवर्ड करने लगे। तो आज 2006 से ये काम बराबर प्रॉपर करते हुए आज हम देखते हैं कि कहीं न कहीं भिक्खुनियों को और भिक्खुनी संघ का अस्तित्व थोड़ा निखार में आने लगा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से इसमें भी कोई और नहीं, भिक्खुनियाँ ही कर रही हैं, देखिए कि देश विदेश तक बातें पहुंच रही हैं। उसमें हमारे कुछ जैसे बहुत करीबी स्टूडेंट्स हो या उपासक हो तो एक दो ऐसे हेल्पर बन करके मतलब आगे बात प्रसारित करते हैं। जैसे जर्नलिस्ट मयूरा सावी, वो हमारी भिक्खुनी संघ की बातें देश और आगे विदेश तक भी पहुंचाती हैं और प्रसारित करती हैं। इसी तरह से जैसे कुछ बच्चे किसी विषय पर रिसर्च करते हैं, जैसे एक दो बच्चे आए हमारे पास, मेरे सामने की बात बता रही हूँ, वैसे तो काफ़ी बच्चे आते रहते थे भक्ति सुनीति जी के पास, तो उन्होंने एक उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो उसके माध्यम से भिक्खुनी संघ का, भिक्खुनी के कार्यों का या महाप्रजापति एजुकेशन फाउंडेशन के कार्यों का मतलब प्रचार जा रहा है। जैसे इसमें एक बच्चा था मुंबई से, प्रतीक और प्रणाली, ये मेरे पास भी आए थे इसे लेके कि भिक्खुनी संघ का महत्व क्या है या उसके कार्य कैसे हैं। इस तरह से कुछ और जैसे स्वयंदीप मित्र अपनी पेंटिंग चित्रकारियों के और सोशल मीडिया पे हम किस तरह से काम करते हैं वो समय समय पर सिखाते रहते हैं और बताते भी रहते हैं और आगे प्रचार करने में प्रसार करने में हेल्प भी करते हैं। तो इस तरह से अभी फिलहाल ही मैं वर्तमान समय में अभी पीछे एक दो सप्ताह बाद ही पहले ही मिस्टर सुदुप्त ने भक्ति सुनीति जी का जैसे इंटरव्यू लिया, विषय था व्हाट इज योर इज्म, मतलब किस तरह से जो थोड़ा काम से प्रभावित हो करके सेल्फ इंटरव्यू लेकर के हमारी बातें लोगों तक जा रही है। इसमें अभी थारागई तमिलनाडु से अनुदय पेंटिंग के माध्यम से और इस तरह से बहुत सारे बच्चे, प्रियंका वगैरह हैं जो भिक्खुनी संघ के कार्यों का प्रसार आगे पहुंच रहा है। अब लास्ट में जैसे भिक्खुनी विजया मैत्री जी, हर्षा गौतम दिल्ली से, अच्छा एक हर्षा गौतम जी हैं दिल्ली से, वो भी भिक्खुनी संघ के कार्यों को प्रचार करने के लिए आगे मदद करती हैं। तो जैसे विजय मैत्री जी सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी उनकी समझ में शुरुआत की सोशल मीडिया पर अपने फोटो वीडियो शूट करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए। अब उनकी आगे मैंने जब देखा 2021 में जब
मैंने सुना कि एक ट्रेनिंग है ऐसे ऐसे और वहाँ उपसंपदा का कार्यक्रम भी है। तो मैं वहाँ आई कि चलो पहली बार मैंने सुना है कि भिक्खुनियों का कुछ कार्यक्रम है। मेरी एक सहारनपुर में मेरे साथ सहयोगी थी ममता शिवा, उन्होंने मुझे बताया कि भंते जी एक प्रशिक्षण है भिक्खुनियों के लिए और वहाँ उपसंपदा का कार्यक्रम भी है, अगर आप चाहें तो उसमें आप जा सकते हैं और उसमें आप देखो कि भिक्खुनियाँ कैसे काम करती हैं। वहाँ पे मुझे भंते सुनीति और विजय मेहते जी खासकर नाम बताया। जब मैं नागपुर में आई और मैंने ट्रेनिंग ली तो आप यकीन नहीं करोगे, पहली बार मैंने शायद विनय पिटक का नाम सुना कि भिक्खु या भिक्खुनियों में कुछ विनय पिटक नाम जैसी कोई वस्तु होती है। अब देखिए प्रचार में कितनी कमी है, मीडिया एक तरह से अभी तक नीरस ही नजर आ रही है। तो मैंने वहाँ देखा कि भंते जी विजय मैत्री जी विनय पिटक पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी मुझे पता चला कि भिक्खुनियाँ चाहे कितना भी काम कर ले लेकिन उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है। अभी आज ही का उदाहरण लीजिए, ये जो आज कार्यक्रम में बड़ा जो प्रचार हुआ, लेकिन आप देख रहे होंगे कि संख्या में उतने लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो हमें इधर उधर से हमारे बाहरी सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि हमें इस तरह से रोका गया है या इस तरह से हमें बोला गया है, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने कदम बढ़ा रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। और जो भी हमारे साथ में आए हम उसको साथ में लेके चल रहे हैं, जो नहीं चलना चाहता है उससे नाराज ना होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज इस जो मीडिया का काम है, आज भिक्खुनी संघ के कार्य को आगे दिखाने के लिए इसका बीड़ा मैंने उठा रखा है। मैं हर काम को शूट करती हूँ, फोटो भी लेती हूँ, चाहे कोई भी भिक्खुनी समाज में जो भी प्रचार, जो भी अपना संदेश भेजना चाहे उसको शूटिंग करके या फोटो करके जितना भी मेरे अपने बस में होता है या विजय मैत्री जी के बस में होता है उतना हम आगे से आगे फॉरवर्ड करते हैं। और जो इसमें हमारे सहयोगी हैं उनसे भी हम बोलते हैं कि किस तरह से भिक्खुनियों के या महिलाओं के कार्यों को आगे दिखाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं इतना ही बोल के रुकती हूँ। सभी को जय भीम, नमस्कार। Thank you, Bhanteji. We do need an English translation, right? If it is needed, Yes. how many people need an English translation? Okay, there are a few people. So I'll just try to summarize. I am very sorry I couldn't collect all the points. It was very vast. I'll just summarize and in short. First of all, I would again request all of you to please clap your hands for the only Kabajit Bhikkhuni from Uttar Pradesh. उपसंपादित Only Upasampadit Bhikkhuni, thanks for correcting. Since Buddha worked in UP and Bihar, we would like to see more Bhikkhunis from UP and Bihar, and Bhikkhuni Nimalvatta is one kind of inspiration for all of them. So she actually pointed out the very real fact about Indian media, how it is biased and how it is not interested to record stories of the marginalized women, Dalits, and of course then the Buddhism within India. They know who is the practitioner of Buddhism in India, so they do not turn up to record their stories. She started with how during the ancient times there are no stories apart from Therigatha, like we are not aware of Bhikkhuni stories. Even in the middle time, it was said that there were no Bhikkhunis. So why it is said? Because it was not written. There were Bhikkhunis, but nothing was written about them, and that's why we can blame media. When she says media, she is blaming the writers, journalists who did not turn up to write about them. She points out many incidents where they were very important incidents in the history of Bhikkhuni Sangha, in the history of Buddhism in India, which were supposed to be noted down, reported, recorded, telecast and published, but nobody turned up. They even called media to cover a lot of times
they did not turn up, but even if they come, they would just record the male sermon. The male who is giving a sermon, they would record that, and sometimes whatever they record, we couldn't get to know where they published, where it got vanished. That's what she said. And so there were many important incidents that she pointed out. I would not take much time, but about Bhikkhuni Sumana from Sri Lanka, many Bhikkhunis, Kusuma. Then the 29 Bhikkhunis in India who revived Indian Bhikkhuni Sangha again in 1998, but there is no such writing about them, no reporting about them. So she says that Bhikkhuni Sangha needed a Mook Nayak, like Baba Sahib became the Mook Nayak of the downtrodden, vulnerable, marginalized communities. In the Bhikkhuni Sangha too needed a Mook Nayak. Then she comes to talk about how Bhante Suniti was searching for more Bhikkhunis. She was going to places to find Bhikkhunis and then documenting stories. Bhante Maitreya started writing about them on social media after 2016, and it started reaching to people, and then people are talking that there are Bhikkhunis, but they have always existed. It was just the media who did not take efforts to report and record them. And then in the current time, she counted some names, like some students from TISS, Pranali, Pratik, who are doing researches. We also have a researcher here with us from Mumbai, Madhuri Tai. She is also doing research. So she actually pointed out there are researchers who are now interviewing Bhikkhunis for their documentaries, for their thesis. There are artists. She called Swayamdeep, Anuja, who have been making art on Buddhism, on Bhikkhunis, and then it is helping to make Bhikkhuni Sangha reach out to more people. She talked about Sudipta Mondal recorded Bhante Suniti's interview for his podcast recently. So this is very important, and she at the end said that even if nobody is recording or writing about them, now with the advent of mobile phones, internet, social media, they are becoming their own Mukhnayaks. And Bhante Nimalita herself has been writing, has been documenting. There is a YouTube channel, there are Facebook pages with the name Bhikkhuni Mahaprajapati Gautami Educational Foundation. You can find it on Facebook. That's not what she said. I'm adding it to. You all can please find Facebook pages, Instagram pages, YouTube with the name Bhikkhuni Sangha, with the keywords Bhikkhuni Sangha, then Mahaprajapati Gautami Educational Foundation. And I can see many media people here on the panel here. So I would like to request that if we all can do something to train Bhikkhunis with basic skills of media documentation, we can start something, we can initiate something like that. Thank you so much. हमारे पास पूर्व में साहित्य नहीं है भिक्खुनी संघ को लेकर, मैं थोड़ा बीच में भूल गई हूँ, लेकिन अभी मैंने जैसे भंते विजया मैत्रेय जी का नाम दिया, अभी हाल ही में पहली बार 2500 साल में पहली बार किसी साहित्यकार ने भिक्खुनी संघ के इतिहास पर बुक लिखी है। तो भिक्खुनी संघ का इतिहास हमारे पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो भिक्खुनी संघ का संगठन बनाया गया था, नागपुर में उसकी पब्लिश किया गया था। तो भिक्खुनी संघ का इतिहास आज है, डिटेल में जिसको भी जानकारी चाहिए उस किताब को पढ़ करके अपनी जानकारियों को पूरा कर सकते हैं। और कई लोग उस पर आज PhD भी कर रहे हैं। बस थोड़े सी दुख की बात है कि वो हमारे पास इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है, लेकिन अगर उसको कोई ट्रांसलेट करने के लिए तैयार होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं कि वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करे, तो वो आगे पूरे विश्व में वो किताब जा सकती है, भिक्खुनी संघ का इतिहास। Thank you, Engineer Bhikkhuni Nimalita ji, for such an inspiring and eye-opening guidance and report on gender inclusivity within and also outside Sangha. And thank you so much, Mayura, as well, for such an insightful and quick translation as well, and for making that really important appeal.
Next, we have on panel Sumanto, Shiraj, and Mridula. I'll just briefly introduce all three of them, and we'll open the floor for discussion with them. First of all, we have Shiraj here, who is an interdisciplinary artist, he's also a documentary filmmaker and educator based in Bangalore. Shiraj एक documentary filmmaker है जो अभी तो बैंगलोर में है, but originally केरला से आते हैं. उन्होंने अपना करियर 2016 में चालू किया था और शिराज ने कई सारे फिल्म मेकिंग रोल्स किए हैं और नई डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, जैसे कि आवर गौरी, विच जो जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट है गौरी लंकेश, उनके जिनका असैसिनेशन हुआ था 2017 में, उनके वो इंसिडेंट पे बेस्ड है. शिराज के जो भी कई सारे फिल्म हैं वो अलग अलग जगह पे, अलग अलग फिल्म फेस्टिवल पे भी स्क्रीन हुई है, जैसे IDFFK फिल्म साउथ एशिया और लंदन लिस्ट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल, जो जहाँ पे उन्होंने अपनी फिल्म भेजी है, उनमें से कई सारे फिल्म फेस्टिवल में से हैं. शिराज की जो बाकी डॉक्यूमेंट्रीज है, जैसे कि बैकिंग 10 मिनट्स, जो भी एक फीचर लेंथ जो एक फाउंटेन पेन हॉस्पिटल है सेंट्रल केरला में, उस पे वहाँ के स्टोरीज पे आधारित है. और नेक्स्ट हमारे यहाँ है सुमंतो जो एक इंडिपेंडेंट राइटर है, रिसर्चर है और एडिटोरियल कंसल्टेंट भी है. वो ग्लोबल पोलिंग टीम जो है राइटर्स इंटरनेशनल न्यूज़ के, उसके पूर्वीय सदस्य भी रह चुके हैं. सुमंतो जी ने रिसर्च किया है, सर्वे किया और रिपोर्ट किया है जो हाई फ्रीक्वेंसी मार्केट इंडिकेटर्स है, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स होते हैं, ग्लोबल सेंट्रल बैंक पॉलिसीज होती है और स्ट्रेटेजिक इंडिकेटर्स जो है ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स में, उन पर भी उन्होंने काफ़ी रिपोर्टाज किया है. 2020 से आज तक उन्होंने काफ़ी इंडिपेंडेंट फिल्म मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स भी किए हैं. सुदीप तो अभी इस समय सुमंतो अभी काफ़ी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, और जो कास्ट लाइन से बैंगलोर सेटल आउटसाइड दी पेकिंग ऑर्डर जो उनका प्रोजेक्ट है वो अभी एक्सपांड भी कर रहे हैं. हमारे साथ एडवोकेट वी मृदुला भी जुड़ी हुई है. वी मृदुला जी भी बैंगलोर बिजनेस सर्कल्स में काफ़ी एक्टिव और लीगल और एक्टिविस्टिक सर्कल में एक जाना माना नाम है बैंगलोर में. वो भी हमारे साथ इस संवाद में जुड़ रही है. हम एक कॉन्वर्सेशन की फॉर्मेट में ये डिस्कशन करते हैं, मी, Shiraj and Sumanto, mostly because we worked on a project last year which brings media, art and Buddhism together. Media, art and Buddhism. So we are, so I'll speak in English and someone can translate, is that okay? Okay, we will figure it out. Okay. So, thank you so much, Prashant. So Prashant will summarize and translate in the end. So thank you, Prashant, for that. So I want to first start with how religion, media and art are very interconnected. Throughout our history, whether Indian or global history, religion has influenced art. And art has always firstly been drawn from religion, like all the long-lasting art. I mean, before that we can say art was also about a mode of expression for cavemen, but if you see art that exists today, civilizational art, which has been institutionalized, it's all developed from religion, be it in India, be it in Christian countries, and even Buddhism like that. Buddhism as a religion influenced a lot of art, right? Statues, cave paintings, architecture, so many forms of art. So with this influence in India,
Buddhism, even though it exists as some kind of cultural capital, in an embodied form of cultural capital in terms of all of these forms, why do we not see its beneficiaries, that is SC or the Avarnas, or especially the today's Dalits? Why do we not associate with Buddhist art? Why do we? So why do we not see that happening? Why do we? And as I said, religion is a source of knowledge and art, right? It has always been. But without that source, certain people in India have been excluded from that connection, and that has kept us in a very dire situation through centuries. And Baba Sahib comes here and re-establishes that connection between Buddhism and the most oppressed people of the society back then and the society right now, right? And this connection was very important for the development of people who are caste oppressed, right? And that development is thwarted today because we are unable to connect properly with this source through media, and that's where media comes in. Today's media has potential to do that, right? But it's not happening. For example, I'll tell you, I don't mean right now are people, Buddhists and especially SC, scheduled caste Buddhists, are making a lot of art, but that art has only idols, right? But this is not sufficient. That's also probably necessary, but let's go deeper than that. We see movies that Indians make, right? Their culture is embedded in those movies. All of their expression, all of their artistic expression contains philosophy behind it, and it's usually Brahminical, right? And similarly, in the Western countries, you have Christian idols sort of embedded within whatever art and culture that they produce. Similarly, but in India, we don't find the expression of Buddhism as much. And this is where the deeper forms of, or the more basic fundamental precepts or fundamental philosophies of Buddhism has been marginalized because people don't know. They've been, for generations and decades, they've been colonized into one culture, right? So that's another reason why art becomes, and media becomes very important in pushing, or not pushing, but making people aware of Buddhist values and philosophy. My friends here, Sumanto and Srirag, they are more well versed with this because they are in this profession more deeply than I am. So I'm going to be asking a few questions to them to get to know their views on this. So starting with So मैं हिंदी में मृदुला ने जो भी अभी तक कहा वो थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। मृदुला ने शुरू किया कि कैसे रिलीजन, मीडिया और आर्ट इंटरकनेक्टेड है, और रिलीजन, धर्म, मीडिया, जिसको हम मीडिया और साहित्य, आर्ट, जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और मृदुला ने कहा कि पहले से आ रहा है, पहले से चलता है इतिहास से, कि कैसे एक धर्म किसी विशिष्ट प्रकार की आर्ट को जन्म देता है, और उसी हिसाब से उल्टा भी, जैसे कोई विशिष्ट प्रकार का साहित्य, विशिष्ट प्रकार का आर्ट वो रिलीजन को भी और सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो ये तीनों चीज़ें साथ साथ कनेक्शन में चलती है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। और उसी लाइन ऑफ थॉट से इंडिया में भी वही हुआ है कि कैसे आर्ट और रिलीजन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और वहीं पे भी हमें भारत के
इतिहास में जो बुद्धिज़्म का जो बोलाबाला था, उसका हमको प्रभाव भारत के विविध सांस्कृतिक स्थलों पे और आर्किटेक्चर पे, कारीगरी पे, नक्शीकारी पे उसका वो हमें प्रभाव दिखाई देता है। फिर उसके बाद रुद्रा ने कल्चरल कैपिटल पे बात की, जहाँ पे बोला कि ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि किसी भी देश के, किसी भी समाज के दबे कुचले वर्गों के पास सांस्कृतिक साहित्य होना बहुत ज़रूरी है। संस्कृति उनके लिए बहुत मायने रखती है, ताकि उनके विचारों को, उनके आस्थाओं और आइडियाज़ को ये मिले, फ्लोर मिले। और यहाँ पे रुद्रा ने डॉक्टर बाबा साहब का एग्जाम्पल यहाँ पे बताया कि कैसे बाबा साहब ने इतने सालों से दबे हुए बुद्धिस्ट कलाकृति, बुद्धिस्ट साहित्य और संस्कृति को जो दबा कुचला था, उसको एकदम से फिर से जान फूंक दी उसमें। और बाबा साहब ने फिर ये कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश किया कि कैसे इस भारत की धरती पे बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, और बुद्धिज़्म यहाँ के दबे कुचले वर्गों का सांस्कृतिक धरोहर रहा है। तो ये बाबा साहब ने एकदम से वो कनेक्शन बाहर निकाला और वो समाज के सामने रख दिया। और फिर मृदुला ने थोड़ा कंटेम्प्रेरी अभी के जो सामाजिक परिस्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उससे भी थोड़ा विचार डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी जो हमारे नए उभरते कलाकार हैं, नए उभरते आर्टिस्ट लोग हैं, वो काफ़ी हद तक अभी आइडियल मतलब प्रतिकृति या फिर मूर्ति या फिर चित्र, इस तरह के आर्ट में बहुत ज़्यादा इस तरह का वो साहित्य बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस बना रहे हैं। और उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पे हमको बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा हम डिफर जाएँ और फिलोसॉफिकली बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को हमसे फिर से रिवाइज करके जनता के सामने थोड़ा सा अलग ढंग से, अलग रूप से और थोड़ा संजीदगी से बुद्धिस्ट फिलोसॉफी को फिर से समाज में लाए। Thank you so much. Shubha. Hi, Javi, Namodaya. It's a small presentation. I'm just making some just notes for me. So, I mean, yeah, of course, topic was to kind of a lot of media as a catalyst, but I would like to kind of push a little forward and say that more than using media just as a catalyst, it has to become as a practice of Samkha. Okay. That is something that we need to kind of focus on at this point, and that's why I'm starting my conversation. We can go to the next slide. So I've divided this into I just break that into four main topics. One is evolution of Buddhist communication, and second one is motion studies and storytelling on the screen, and evolution of media and visual media, role of visual media in Sindha. And initially, you can go to the next slide. The next one. So this image. Okay, I'll just start from you. Okay, cool. Yeah. So this is the one image, this is Dandara art. It's a Parinirvana basically, it's showing the Parinirvana. When you look at this art, when you look at this work, there's something that you can see, there's people who's in the behind, the way they're standing, the bhikkhuni who's sitting in the front, you cannot see the face, she's looking at the Buddha, his body. And when you look at this art, you can clearly say the whole emotion of that moment. Because when he was dying, how the people around him behaved. And you can see the person who's kept his
hands on his neck and he's like crying. So those kind of emotion was actually evoking when you're looking at the artwork in Buddhist period, Ashoka period. And it's something we all know. I'm just like moving to the next slide. श्रीराग हमारे साथ मीडिया एज ए कैटलिस्ट, मतलब मीडिया कैसे रोल प्ले करेगा समाज में, उस पर उन्होंने बात करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने बोला कि उससे पहले हमको मीडिया प्रसार माध्यम को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और कैसे प्रैक्टिस किया गया है, संघ का भाग बना देना चाहिए, इस पर वो बात करें। तो पहला जो उन्होंने चित्र दिखाया था वो बुद्ध का महापरिनिर्वाण का जो वक्त है का जो मूवमेंट है वो दिखाया था, जहाँ पे बुद्धा लेटे हुए हैं और उनके पीछे कुछ लोग हैं जो स्टैंडिंग है, जो कि प्रीवियस जी चित्र में देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग पीछे हैं जो शोकाकुल है, और सामने जो लोग हैं जो बुद्धा के सामने बैठे हुए हैं वो भी शोकाकुल है, जिनका हमको चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वो भी शोकाकुल है। तो इस तरह के जो इमोशंस है, इस तरह के जो आपको भाव है, वो भाव प्रकट करने वाले ऐसे एकदम तेज भाव प्रकट करने वाले चित्र भी हमको बुद्धिस्ट संस्कृति में अच्छा हाँ जी सॉरी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो जो सामने बैठी है वो हम देख सकते हैं कि वो भिक्षुनियाँ हैं, जिनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पीछे वो बुद्धा की तरफ चेहरा करके बैठे हैं। इसकी वजह से जो चित्र है वो पीछे से डिपिक्ट किया गया है, जिसकी वजह से हम उनके चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, कि हम वो समझ पा रहे हैं कि जो सामने बैठी है वो भिक्षुनियाँ हैं। इसका मतलब जो बुद्धा का महापरिनिर्वाण दिया उस वक्त में भी, भाव में भी भिक्षुनियाँ उनके साथ थी, बुद्धा के साथ थी जी। The second image, next slide. The second image is conversion, Ambedkar's conversion. When you look at this image, you can see that the two Simha lions and the Buddha image. So it's very. He is actually creating symbols, icons. So if you look at this whole conversion, if you look at the photographs of the conversion, you can see like two parts there. So he was basically creating his images. It's like he was literally creating images. When you even read Buddha and Dhamma, for me, it's personally it's images. So this is one of that image. The second one, the next one. Sorry, this is from the film Dr. Ambedkar. In 2000 it's released. So in the previous image, when you look at the whole issue of the image is that we cannot see the Ambedkar or the lions or the Buddha properly. Like, you can just see that it's delayed. You cannot kind of register. But in the fiction format, what he did was he put that symbols in front, which gives us such a way that it functions as a POV shot. At the same time, it functions as a subjective shot. You can see that as an audience, and you can see that visual as a person who's kind of watching that film itself. So that's a powerful, that actually created much more imagination about that whole conversion basically. So in that way, these kind of imageries later produced, which is very important in our Buddhist culture. Next one is one second. Next one. Yeah. Previous slide, please. I'm sorry. जी ये चित्र जो है वो सभी लोग शायद इससे वाकिफ है। ये चित्र है बाबा साहब अम्बेडकर जब हिंदू धर्म में प्रवेश करने, हिंदू धर्म में जब वो धम्म दीक्षा ले रहे हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा इमेजरी यहाँ पे दिखा गया है, दिख रहा है हमें, सिम्बोलिज्म दिख रहा है। मतलब हम देख पा रहे हैं कि बुद्धा का स्टैचू है, हम देख पा रहे हैं वहाँ पे बुद्धा के आसपास का जो लायन खड़े, जो सिंह खड़े हैं वो, और हम पूरा शामियाना देख पा रहे हैं
लोग आसपास उनके देख पा रहे हैं। There was actually also stupa. Like when you look at the whole documentation, you can see also the stupa. तो जो जब शामियाना बनाया गया था, बाबा साहब जब दीक्षा ले रहे थे, तो वो जो शामियाना बना था वो शामियाना स्तूपा के जैसा बनाया था। तो बाबा साहब हमको यहाँ पे दिखता है कि कितना ये डिसाइड कर लिया था, कितना सोच समझ के ये कदम उठाया गया था कि इस तरह का इमेजरी होना चाहिए। जब भी धम्म दीक्षा ली जा रही है, यहाँ पे बुद्धा का, स्तूपा का, चित्र का इन्होंने एम्फोसिस किया कि चित्र का जो सिंबोलिज्म, जो उसका जो सब्जेक्टिव जो मैसेजिंग जाता है वो कितना ज़रूरी है, तो यहाँ पे दिखाई दे पड़ता है। नेक्स्ट है, Ambedkar used all these visual, symbols and icons. So we already have this rich culture of vision, and that's something that we are always forgetting. Yes, next slide is actually. इन्होंने बोला कि यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरी पड़ता है कि जो सिंबोलिज्म है, जो इमेज है बुद्धा का है, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति के लिए। और ये जो फोटो है, हमें पता है कि वो एक बाबा साहब के ऊपर एक जो मूवी बनाई गई थी, वो मूवी का बनाया हुआ मूवी का चित्र है ये, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बुद्धा जी यहाँ पे एम्फोसिस नहीं है, यहाँ पे हम बैकग्राउंड में कुछ देख नहीं पा रहे, ना स्तूपा देख पा रहे, ना लोग उनके आसपास देख पा रहे, ना वो शामियाना, ना वो जो टेक्सचर है, वो जो हमने पहले चित्र में देखा, वो टेक्सचर यहाँ पे गायब है। यहाँ पे आप सीधा आसमान देख पा रहे हैं। इसके पहले का जो रियल फोटो है उसमें आसमान नहीं दिखता, उसमें लोग है, उसमें टेक्सचर है, उसमें शामियाना है, उसमें बुद्धा है, उसके साथ में जो लॉयर खड़े हैं, वो सब यहाँ पे मिसिंग दिखता है। तो वो सब्जेक्टिविटी गायब है यहाँ पे। तो कितना सिंपलीफाई, मतलब साधारण कर दिया, जो कि वो साधारण इतना था नहीं। वो उसमें काफ़ी मेहनत गई थी स्तूपा जैसा बनाने के लिए, वो सिंबोलिज्म लाने के लिए, वो सिंपलिस्टिक करने में, साधा करने में वो चित्र का जो महत्व है वो यहाँ पे थोड़ा कम हो गया ऐसा। जी, और दूसरा बात कि ये सिंबल्स हमारे हिस्ट्री का भाग रहे हैं, हमारे पहले से संघ में ये मौजूद रहे हैं। जिस तरह का चित्र, जिस तरह का सिंबोलिज्म सिग्नलिंग है, वो हमारे संघ का पहले से भाग रहा है। तो ये रिच हिस्ट्री हमारी संस्कृति की रही है, हमें इसे यूज़ करना, हमें इसे we should use those icons and symbols and all that. So the next slide is something that really struck me. It's actually. Can you play the next slide? I'll just play this. Sound. Yeah. Brother. Yeah, it's from the film Buddha the Last Shadow Shape. This is possible. Okay. Yes, this shot, like this scene is from Buddha Club Shadow Shape. Yes, these images, when you look at, we can actually understand the terror of how do I say this? How Buddhism was treated, violence and things that literally kind of used against Buddhism and So I personally feel that we are in a juncture where we have media, yes, we have camera, we have phone with us, but we are actually lacking the ability to kind of create these kind of visuals, these kind of imageries. That's what makes a storytelling which very powerful, basically, and that's we are lacking at this point. Yeah.
हमने ये जो क्लिप हमने देखा, वो क्लिप बुद्धा कोलैप्स आउट ऑफ शेम इस डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है। और यहाँ पे ये हम इस बात पे बात कर रहे हैं, श्री राम इस बात पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस धरती पर बुद्धिज़्म को एक तरह के आतंकवाद से सामना करना पड़ा, एक तरह का आतंकवाद हो गया, इस तरह सांस्कृतिक हमला बुद्धिज़्म को सामना करना पड़ा। और ये बुद्धिज़्म का ये आतंकी हमला इस तरह के ये हमने बिग क्लिप में दिखाया। श्रीराम इस बात पे एम्फोसिस करें, इस बात पे हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं कि हमें इस तरह से चित्र का या फिर इस तरह से मीडिया का हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें हम इस तरह से भाव प्रकट कर पाए। और ये हमारी अभी क्षमता नहीं हो पा रही है कि हम इस तरह के कुछ इमेज समाज के सामने रख पाए, तो हमें इस पे काम करना होगा। Now I'm just going to kind of talk little history of emotion studies and storytelling to kind of move forward. Go to the next slide. Next slide. This film is one of my favorite films, Trip to the Moon. So before I talk about Trip to the Moon, I would like to talk a little bit of motion studies. So in 1878